एक समय था, बहुत आगे तक का समय था, जब उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र नहीं कहा जाता था। 1921 तक बनारस अखबार कोई, जो कि 1845 में प्रकाशित हुआ है, उसको ही हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता था। ये सब चीज़ें थी, और इसके अलावा जो कंपनी सरकार थी उसके प्रतिबंध थे। इन सब सारी स्थितियों से नहीं लड़ पाया, और आखिर इसके कुल 79 अंक ही इसके प्रकाशित हो पाए। और आखिर आर्थिक संकट और इन सब कारणों के वजह से ये 18 महीने के पश्चात 1827 में इसे बंद करना पड़ा। लेकिन इस समाचार पत्र ने हिंदी पत्रकारिता की देश में नींव डाल दी, इसलिए इसको हमारी जो हिंदी पत्रकारिता है उसकी नींव की ईंट इसको, या पहला समाचार पत्र कहा जाता है। और इसको काफ़ी इसका महत्व जो हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं या पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र निकला। इसके अलावा 1868 में देश का पहला सांध्य समाचार पत्र निकला, मद कम थी। लेकिन ये भी हो रहा था कि नए पत्र निकल भी रहे थे, और पीछे वाले पत्र जो थे वो बंद भी होते चले जाते थे। ज़्यादातर समाचार पत्र जो थे वो कुछ महीनों से लेकर कुछ 2-3 साल तक का उनका सफ़र रहता था, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाते थे। दोस्तों नमस्कार, हर शुक्रवार की तरह एक बार फिर हम आपके सामने एक विशेष अंक लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। हम पत्रकारिता के इतिहास की बात कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचे थे कि जब भारतीय पत्रकारिता किस तरह से शुरू हुई, और वो भाषाई पत्रकारिता, अंग्रेजी के बाद भाषाई पत्रकारिता, जैसे खासकर बंगाली और फारसी और इस तरह की भाषाओं में पत्रकारिता हो रही थी। और उसमें हमने उसी कड़ी में हमने आपको, फिर हम हिंदी की ओर हम आते हुए हमने आपको बताया था कि जैसे बंगदूत है और दिग्दर्शन है, इस तरह के समाचार पत्र जो थे वो हिंदी के अंक भी निकालते थे। उसमें कुछ पृष्ठ या कुछ अंक उन्होंने हिंदी के निकाले। तो इसको अब हम आगे बढ़ते हुए हम अब हिंदी की पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जब हम हिंदी की पत्रकारिता की बात करते हैं और इसके इतिहास की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है उदंत मार्तंड। हालांकि हम बाद में आपको बताएंगे कि एक समय था, बहुत आगे तक का समय था, जब उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र नहीं कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में उसको हिंदी का पहला समाचार पत्र कहा जाता है। इसके जो संपादक थे वो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये दौर जो था, उस समय बंगाल हर तरह की राजनीति का भी, और उसके अलावा व्यापारिक और अंग्रेज़ी शासन के हिसाब से भी, और उसके अलावा पत्रकारिता के हिसाब से भी वो सब चीज़ों का केंद्र उस समय एक तरह से बंगाल ही था। दिल्ली उस समय नहीं था, या देश की एक तरह से राजधानी की तरह से वही काम कर रहा था, क्योंकि बंदरगाह के करीब समुद्र के किनारे भी था बंगाल। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही थी। तो पंडित युगल किशोर जो शुक्ल जी जो थे, वो पेशे से पहले सरकारी नौकरी में थे, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। वो मूल रूप से कानपुर के निवासी थे, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी थे, कानपुर के निवासी थे। और वो बंगाल में रहते थे, तो वहाँ उनको लगा कि सारी भाषाओं के समाचार पत्र छप रहे हैं और हिंदी का समाचार पत्र नहीं छप रहा है। इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रयास किया कि हम हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित करें। हालांकि उस समय ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर में एक जिजीविषा थी कि हम किसी तरह से भी हिंदी का पत्र शुरू करें। उन्होंने इस कड़ी में जो अपना पहला अंक जो लिखा, प्रवेशांक जो उनका, उदंत मार्तंड, इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। और हमने आपको पहले बताया कि एक समाचार पत्र इससे पहले मार्तंड नाम का भी प्रकाशित हुआ था। मार्तंड का मतलब सूर्य। तो उससे जोड़ते हुए उन्होंने उसको उदंत मार्तंड नाम से जो पहला हिंदी का समाचार पत्र, उसका श्री गणेश किया, हिंदी पत्रकारिता का श्री गणेश किया। तो उन्होंने जो अपने पहले अंक में लिखा था वो ये है कि यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित में पहले पहल प्रकाशित है, जो आज तक किसी ने नहीं चलाया। अंग्रेजी, पारसी और बंगला में समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों को जानने वालों को ही होता है, और सब लोग पराये सुख से सुखी होते हैं। इससे हिंदुस्तानी लोग समाचार पढ़ें और समझ लें, पराई अपेक्षा न करें, और अपनी भाषा की उपज न छोड़ें। तो ये उन्होंने अपने उसमें लिखा है। इससे पता चल रहा है कि वो एक तरह से थोड़ा सा ये है कि दूसरी भाषाओं के, अंग्रेजी के, पारसी के और बंगला के समाचार पत्र छप रहे हैं, लेकिन हिंदी का समाचार पत्र नहीं छप रहा है, और हिंदुस्तानी लोग उसको उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो इस तरह का समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं।
तो उदंत मार्तंड की बात करें तो यह ब्रज और खड़ी बोली जिस तरह की है, हिंदी के जो उपबोलियाँ हैं ब्रज और खड़ी बोली, तो उन दोनों में मिश्रित रूप से यह इसका प्रयोग किया जाता था। तब इसकी जो भाषा थी उसको हिंदी के बजाय मध्य देशीय भाषा भी इसको कहते थे। और इसका जो ये समाचार पत्र होता था वो करीब पुस्तकाकार होता था। उसको उस समय की भाषा में लिखा गया है 20 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा। और आजकल के अगर हम उसको मापन के हिसाब से देखें तो करीब 12 गुणा 8 इंच का था, यानी 1 फीट गुणा पौन इंच के आसपास का। जैसे 21 बंगाल गजट भी करीब इसी साइज का था, तो ये भी इसी आकार का था। और ये हर मंगलवार को निकलता था। इसमें सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकारी विज्ञप्तियां, जनता के विज्ञापन, पानी के जहाज़ों की समय सारणी, क्योंकि बंगाल में था तो वहाँ पानी के जहाज़ अधिक चलते हैं, कलकत्ता के बाज़ार भाव और देश दुनिया की खबरें प्रमुखता से छपती थी। इसका जो मूल्य था प्रति अंक 8 आने और मासिक 2 रुपये था। तो उन दिनों अगर पिछली पीढ़ी के लोग जानते हैं कि पहले 4 आना, 2 आना, 16 आने का 1 रुपया होता था। तो इस तरह से 8 आने का यानी 50 पैसे का इसका एक अंक होता था। और जो पूरे माह के लिए अगर 5 सप्ताह का माह अगर माने तो उसके 2 रुपये पड़ते थे, यानी 8 आना आपका बच गया। तो इस तरह को ये समाचार पत्र था। लेकिन उस दौर में इतने खर्च पे इसको चलाना इतना आसान नहीं होता था और सरकार का भी समर्थन होता नहीं था। सरकार की ओर से किसी तरह के कोई विज्ञापन तो छोड़िए, एक उपेक्षापूर्ण रवैया भी सरकार का इसके प्रति रहता था। और सबसे मुख्य बात होती है कि समाचार पत्र के प्रसार में उन दिनों जो इस तरह के समाचार पत्र छपते थे वो पाठक तक कैसे पहुँचें। जैसे हमने देखा कि एक सूचना पत्र सबसे पहले जो छपा उसको जब प्रसार उसको करने के लिए जगह जगह लिख दिया जाता था कि जिसको ये समाचार पत्र चाहिए हमारे यहाँ से आकर के ले जाएं। तो ऐसा संभव नहीं होता कि हर कोई समाचार पत्र की प्रेस में जाकर के वहाँ से समाचार पत्र ले आए तो घर तक पहुँच जाए तो उसको ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए होता है डाक की सुविधा, डाक के साथ पहुंचता था। आजकल तो घर घर वैसे समाचार पत्र पहुंचते हैं, लेकिन पिछले समय में जो साप्ताहिक या मासिक समाचार पत्र थे या अभी भी जो मासिक पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो जो डाक पंजीयन पे निर्भर करती हैं, यानी उनको सस्ती दरों पे उनको डाक से भेजने की सुविधा प्राप्त होती है। तो ये सुविधा भी इसे उस समय नहीं दी गई और इस तरह से एक भारी आर्थिक संकट और सरकारी सहयोग के अभाव में ये और जो बंगाल में चूँकि छपता था वहाँ एक और दिक्कत ये भी थी कि वहाँ हिंदी के जानकार कम थे। इन्होंने प्रयास तो कर लिया है बंगाल से इसको छापने का, लेकिन वहाँ पे हिंदी के जानकार बहुत कम होते थे, गिने चुने होते थे। तो ये सब चीज़ें थी और इसके अलावा जो कंपनी सरकार थी उसके प्रतिबंध थे। इन सब सारी स्थितियों से नहीं लड़ पाया और आखिर इसके कुल 79 अंक ही इसके प्रकाशित हो पाए। और आखिर आर्थिक संकट और इन सब कारणों के वजह से ये 18 महीने के पश्चात 1827 में इसे बंद करना पड़ा। लेकिन इस समाचार पत्र ने हिंदी पत्रकारिता की देश में नींव डाल दी, इसलिए इसको हमारी जो हिंदी पत्रकारिता है उसकी नींव की ईंट इसको या पहला समाचार पत्र कहा जाता है। और इसको काफ़ी इसका महत्व जो हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं या पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। ये जो इसका जो अंतिम पृष्ठ है, अंतिम अंक में इसने अपने अंतिम पृष्ठ में जो एक बात लिखी वो काफ़ी जब पत्रकारिता के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। वो उसको कई बार अगर कोई दीर्घ उत्तरीय सवाल लिखते हैं या इस पर निबंध लिखते हैं तो उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने अंतिम अंक में लिखा था, आज दिवस को उग चुकियो मार्तंड उदंत, अस्तांचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। आज दिवस को उग चुकियो मार्तंड उदंत, अस्तांचल को जात है दिनकर अब दिन अंत। तो उन्होंने एक तरह से बड़ा भावुक तरीके से ये लिखा कि अब ये जो सूर्य है, उगता हुआ सूर्य जिसे उन्होंने कहा था, वो अब अस्तांचल को जा रहा है, अब छुप रहा है, यानी उसकी जीवन यात्रा अब समाप्त हो रही है। तो ये उदंत मार्तंड का 79 अंकों का 18 महीने का सफ़र रहा। इसके बाद हालांकि फिर इसके बाद भी जो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे उन्होंने फिर और दोबारा से इसको प्रयास किए। 1850 में उन्होंने सामदंड मार्तंड और साम्यदंड मार्तंड नाम के अन्य समाचार पत्र भी प्रकाशित किए।
तो जो ये दौर था जब ये युगल किशोर शुक्ल जी का, उस समय समाचार पत्रों की स्थितियां अच्छी नहीं थी, समाचार पत्रों की संख्या भी कम थी और बहुत धीमी गति से ही बढ़ रही थी। ये बताया जाता है कि 1833 में भारत में 20 समाचार पत्र थे, जो 1850 में 28, यानी 17 वर्षों में केवल 28 समाचार पत्र, 8 समाचार पत्र और बढ़े। तो इतनी धीमी गति से 27 वर्षों में केवल 8 समाचार पत्र आगे बढ़े और धीरे धीरे फिर बढ़ोतरी हो रही है। 1953 में, यानी 50 से 53 के बीच में समाचार पत्रों की संख्या 35 हो गई, यानी इन 3 वर्षों में फिर 7 समाचार पत्र नए बढ़े। तो बहुत धीमी गति से समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों का चाव उस तरह का नहीं था, समाचार पत्रों की संख्या पूरे देश में इतनी कम थी। लेकिन ये भी हो रहा था कि नए पत्र निकल भी रहे थे और पीछे वाले पत्र जो थे वो बंद भी होते चले जाते थे। ज़्यादातर समाचार पत्र जो थे वो कुछ महीनों से लेकर कुछ 2-3 साल तक का उनका सफ़र रहता था, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाते थे। क्योंकि एक व्यक्ति के बीच अंदर में होता है कि मैं समाचार पत्र निकालूं, अपनी पूंजी से वो निकालता है, कुछ समय तक वो जितनी उसके पास पूंजी होती है उससे निकाल लेता है, बाकी फिर बाद में उसकी फिर एक समाचार पत्र निकालने का जो एक अंदर से एक उत्साह होता है, वो उत्साह भी कम हो जाता है और साथ में फिर ये भी दिक्कत होती है कि उसके पास आर्थिक संकट भी आ जाता है। तो इस चक्कर में, इस कारण से वो फिर समाचार पत्र अधिक समय तक उस समय नहीं चल पाते थे। हालांकि ये था कि उस समय के जो समाचार पत्र थे उनकी समस्याएं सबकी करीब करीब, ये समस्याओं के साथ में उनका सबके अंदर एक ये भावना भी थी कि वो समाज सुधार की भावना थी, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की भावना थी और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज शासन काल था उसकी कुछ कुरीतियाँ और ये सब कुछ चीज़ें भी वो निकालते थे। लेकिन उस समय तक इतना ज़्यादा जो अंग्रेज़ों वाला जो विरोध था वो उस समय तक इतना ज़्यादा उस दौर में नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज़ सरकार जो थी वो तो अपने ही लोगों को उन्होंने जहाज़ में वापस भेज दिया था, तो वो यहाँ के समाचार पत्रों को भी किसी तरह से भी वो इनको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के उसमें नहीं थी। तो कलकत्ता से अब हम चलते हैं हिंदी पट्टी की ओर को। जैसे कि हमने आपको बताया था 30 मई 1826 को पहला समाचार पत्र हिंदी का उदंत मार्तंड छपा। उसके बाद इसको हिंदी पट्टी में आने में 28 वर्ष लग गए। तो यात्रा कितनी धीमी गति से यात्रा चल रही थी उसको आप समझ सकते हैं। तो 28 वर्ष के बाद में जनवरी 1845 में राजा शिव प्रसाद, वो उपनाम लिखते थे सितारे हिंद, तो राजा शिव प्रसाद हिंद ने पंडित गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में हिंदी पत्र निकाला, बनारस अखबार। तो पंडित जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, एक तरह से आप देखिए उस तरह का जो उस समय का जो इससे कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी कि वो जो समय परिवेश था वो उस समय हिंदी में उर्दू का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि उस समय हमारे देश में मुग़लों का शासन भी उससे थोड़ी दिन पहले तक रहा था, अंग्रेज़ों से पहले रहा था। और इस समय तक भी मुग़ल या जो उर्दू भाषी लोग थे, फारसी भाषी लोग थे, वो लोग देश में काफ़ी प्रभावी स्थिति में थे। आप ये भी आपने पढ़ा कि पारसी के समाचार पत्र पहले पारसी के ये पहले निकल गए थे। तो और शिव प्रसाद जी जो थे वो शुद्ध हिंदी का प्रचार करते थे, उनको शुद्ध हिंदी के समर्थक थे और उन्होंने जो है अपने पत्र में उन लोगों की कड़ी आलोचना भी की जो बोलचाल की हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। लेकिन उसके और ये समाचार पत्र उनका देवनागरी लिपि में छपता था, यानी तब तक टाइप वाइप सब कुछ आ चुके थे, इन्होंने उसको तैयार कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद ये समाचार पत्र जो है उर्दू भाषा का प्रयोग करता था। स्वयं आप अगर समाचार पत्र का नाम भी पढ़ेंगे तो बनारस अखबार, अखबार शब्द जो है वो समाचार, वो हिंदी का शब्द नहीं है बल्कि अंग्रेजी का यानी उर्दू का शब्द है। हमने पिछले दिनों भी जब हिंदी पर भी हमने आपको एक वो काफ़ी चर्चित रहा था हमारी प्रस्तुति, तो वो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया, उसके लिए हम सभी लोगों का धन्यवाद भी अदा करते हैं। तो ये उर्दू भाषा का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता था। स्वयं समाचार पत्र के नाम में अखबार था और स्वयं जो इसको प्रकाशित करने वाले राजा शिव प्रसाद थे वो भी अपने नाम सितारे हिंद, थोड़ा सा मतलब उस तरह का नाम था। तो ये इस समाचार पत्र की जो बनारस अखबार था उसकी वो इस तरह से था। तो इसमें ये थोड़ी सी चीज़ें हिंदी होने के बावजूद हिंदी का समाचार पत्र भी इसको मानते हैं, लेकिन पहला हिंदी पट्टी का समाचार पत्र भी इसको मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें उर्दू शब्दों की काफ़ी अधिकता का प्रयोग भी होता था। हालांकि आज के समय की बात करें तो हो सकता है कि आज के समाचार पत्रों
जिस तरह से उसमें हिंदी के साथ में अंग्रेजी और उर्दू भाषा का प्रयोग होता है, आज तो ये चिंता ही नहीं रह गई है कि हम किस भाषा में लोग लिख रहे हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है, हमने उस पर चिंता जताई थी, आगे भी हम इस पर चिंता जताते रहेंगे। तो इस समय में, ऐसी स्थितियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के एक शिष्य थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी का पिता भी कहा जाता, हिंदी का लेखन के रूप में भी, उन्होंने ऐसी रचनाएं रची जिनकी भाषा जो थी, वो हिंदी भाषा जो थी, वो समृद्ध भी थी और सरल भी थी। तो और उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव भी रखी। तो इस तरह से वो उसके बाद वो फिर हिंदी पत्रकारिता को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अच्छा, एक ख़ास बात ये भी कि 1921 तक बनारस अखबार कोई, जो कि 1845 में प्रकाशित हुआ है, उसको ही हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता था। उदंत मार्तंड को कोई जानता नहीं था। बाद में मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी पत्रों के उपसंपादक थे ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। उन्होंने बंगला समाचार पत्रों का इतिहास खोज रहे थे, तो उन्हें राधाकांत देव पुस्तकालय में उदंत मार्तंड की कुछ प्रतियां मिली। तब जाकर के हिंदी समाचार पत्रों का इतिहास 1845 से खिसक कर 1826 तक या 26 तक पहुंचा। कारण ये भी रहा होगा कि जो हम हिंदी पत्रकारिता की जो बात होती है, वो कोई भी मान के नहीं चल रहा होगा कि बंगाल से भी उसकी शुरुआत हो सकती है, और बंगाल के अगर समाचार पत्र होगा भी तो वहाँ की पुस्तकालयों में पढ़ा होगा। यहाँ तक वो समाचार पत्र किसी को, हिंदी भाषी क्षेत्रों में उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी। तो इसके अलावा एक समाचार पत्र का जिक्र और आता है, उसका हम पहले भी आपको नाम ले चुके हैं। प्रजा मित्र नाम का एक समाचार पत्र था। तो बंगला भाषा का एक समाचार पत्र था समाचार दर्पण। उसके 21 जून 1834 के अंक में इस समाचार पत्र का कलकत्ता से प्रकाशित होने की सूचना मिलती है कि ये इस नाम का भी समाचार पत्र एक प्रजामित्र नाम का था, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। लेकिन बाद में जब शोध हुए, खासकर एक डॉक्टर राम रतन भटनागर हैं, उन्होंने जब शोध किया तो उसमें उन्होंने इसके प्रकाशन को संदिग्ध माना, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी इसकी कोई प्रतियाँ या कुछ भी इसके बारे में नहीं हुआ। इसमें शोध आगे भी किए जा सकते हैं, अगर ये कहीं मिल जाए तो इसको भी हम 1834 में, तो ये 2 वर्ष और पीछे इतिहास को, जो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को ये और पीछे ले जा सकता है। तो ये एक नया शोधार्थियों के लिए एक विषय हो सकता है। तो अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर वापस लौटते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था। हालांकि हम एक पुराने संदर्भ में आपको बता चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से 4 वर्ष पूर्व ही दिवंगत हो चुके हमारे उत्तराखंड के लोकरत्न गुमानी पंत, वो काफ़ी अच्छी हिंदी उस समय लिख रहे थे। हमने आपको उनके उदाहरण भी बताए थे। आप चाहें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पुराने अंकों में आप उनको देख सकते हैं गुमानी पंत जी के बारे में। तो वो अच्छी हिंदी लिख रहे थे, उनकी हिंदी अच्छी स्तरीय थी और वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत के, कुमाऊनी के और नेपाली के, गोरखाली भाषा के, अंग्रेजी के, कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे और अच्छे कवि, लेखक, सब कुछ, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे लोकरत्न गुमानी पंत। तो वो पहले हो चुके थे। लेकिन ये अलग विषय है कि जो बाद में इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है तो उसमें कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं, कई चीज़ें बाद में फिर जोड़ना। 1-2 चीज़ें हमने भी अपने शोध में खोजी, तो बाद में जिन लोगों ने पुरानी बातें खोजी थी उन्होंने हमसे ये कहने का प्रयास किया कि चलो छोड़ो यार, जो हमने किया था उसको ही अभी स्वीकार कर लो। हमारे नाम से एक चीज़ जुड़ी हुई है, आप एक नई चीज़ कहोगे फिर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं कई बार, तो लोग उसको नहीं करते हैं। लेकिन चीज़ें तो सही आनी चाहिए, भले ही ठीक है। हम उनका जिन्होंने पहले वो चीज़ ढूंढी है उनका उनके का श्रेय हम कम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जिस समय वो उपलब्ध थे, उन्होंने जो उपलब्धता थी उसके आधार पर उन्होंने खोजा। जो आज हमको मिल पा रहा है हम उसको आपको बता रहे हैं। हो सकता है हमसे आगे कोई बढ़ कर के अगली पीढ़ी के लोग वो पीछे की और कोई बात को, अच्छी बात को बताएंगे तो उसका भी स्वागत है। इसमें कभी भी ये ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए कभी भी इस बात में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम जो हमारे लोकरत्न गुमानी पंत हैं, अगर उन्हें भी वो दर्जा मिल जाए हिंदी के पितामह का, हिंदी के जनक का, पितामह का, तो एक अच्छी बात होगी, उत्तराखंड के लिए अच्छी बात होगी। ये भी एक शोध का विषय हो सकता है। इसमें भी हम अपने जो छात्र हैं उनसे हम कहेंगे कि इस बात को और अधिक गंभीरता के साथ ढूंढें कि लोकरत्न गुमानी पंत हिंदी के पितामह थे या भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या कोई और भी थे जो उनसे बढ़िया उससे पहले लिख रहे थे। ये सब चीज़ें भी देखी जाने की बात है।
जैसे हम अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, या ब्रज में सूरदास ने, और बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी। ये कब किस समय लिखी, क्या लिखी, इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इसके आधार पर भी कोई बात कही जा सकती है। ये एक शोध का विषय। बहरहाल भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो एक बहुत कम उम्र में उनका जीवन, जो कहते हैं कि लंबा जीवन ऐसे नहीं बल्कि उनके कार्यों के आधार पर होना चाहिए। तो बहुत कम उम्र में ही उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में, जब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक तरह से पढ़ भी नहीं पाते हैं, तब से उन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। और 1868 में जब वो मात्र 18 वर्ष की आयु के थे, तो उस समय न केवल वे पत्रकार बल्कि कवि वचन सुधा नाम के एक समाचार पत्र के मुख्य संपादक भी नहीं, या लेखक पत्रकार भी नहीं, सीधे मुख्य संपादक हो गए थे, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। तो एक तरह से ये एक इस तरह के संपादक, लेखक, पत्रकार, ये सब कुछ आप इनको कह सकते हैं। तो ये 18 वर्ष की उम्र में हो गए थे। शायद उनको जो सब कुछ काम थे वो जल्दी पूरे करने थे, जैसा उनको ईश्वर ने कम समय दिया था, तो उसको उसी उम्र में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम स्वामी विवेकानंद जी के या बहुत सारे लोगों के इस तरह के देते हैं। तो इसमें ये 20 वर्ष की अवस्था में ही इनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। कई अलग अलग इनके आयाम हैं इनके जीवन के, और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी ये प्रतिष्ठित हो गए थे 20 वर्ष की अवस्था में ही। 1873 में जब ये 23 वर्ष की आयु के हुए, तो इन्होंने अंग्रेजी में, हिंदी के साथ अंग्रेजी में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्र छापा, और हिंदी में हरिश्चंद्र पत्रिका नाम का पत्र छापा। और 1874 में जब ये 24 साल के थे, तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नाम की 3 और पत्रिकाओं के मुख्य संपादक के रूप में हिंदी की सेवा इन्होंने शुरू की। इस विलक्षण व्यक्तित्व ने मात्र 17 साल का इनका की जीवन रहा था। अगर हम 15 से 1868 से मान लें, तो केवल 17 साल के लेखक जीवन में इन्होंने हिंदी के एक ऐसे स्वरूप को विकसित किया जिससे आज पूरा भारत स्वीकार करता है जिस हिंदी को, और इनका बृहद साहित्यिक योगदान है। और इसके कारण ही इनके समय को 1857 से लेकर 1900 तक के, यानी कि जब इनका मृत्यु हो गई, इनकी 6 जनवरी 1855 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने मृत्यु से काफ़ी एक आधी सदी बाद तक के समय को भारतेंदु हरिश्चंद्र काल हिंदी पत्रकारिता का और हिंदी का ये कहा जाता है। तो भारतेंदु जी का जो काल था वो एक तरह से हिंदी के उत्थान का काल था। जो भारतेंदु जी ने अपने जो हिंदी भाषा के बारे में उनका कहना था वो ये था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। यानी कि जो अंदर की जो पीड़ा है वो बिना अपनी भाषा के नहीं निकल सकती। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी और समय तो दूसरी भाषाओं का प्रयोग कर लेता है, लेकिन जब व्यथा में होता है, दुख में होता है, तो उसको वो जो प्रकट करता है वो अपनी मातृभाषा में ही प्रकट करता है। तो इस बात को जो अपनी भाषा थी उसको उत्थान करने के लिए भारतेंदु जी का बड़ा योगदान है। और जो इनका पूरा काल जो है, जो इसको भारतेंदु युग कहते हैं, उस दौरान में पूरा हिंदी के उत्थान के लिए ही कार्य हुआ। जैसे 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र निकला, सुधावर्षण। इसका हिंदी के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्र है याद करने के लिए। इसके अलावा 1868 में देश का पहला सांध्य समाचार पत्र निकला, मद्रास मेल। इसको भी आप नोट कर लें। इसके साथ ही हिंदी प्रचार आंदोलन जो था इस समय प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ता रहा, और इस दौर में 1878 में भारत मित्र नाम का समाचार पत्र निकला, सार सुधानिधि निकला 1879 में, 1879 में, और उचित वक्ता निकला 1880 में। इनके साथ में ये जो हिंदी का आंदोलन था, हिंदी के सुधार का आंदोलन था, ये सब आगे बढ़ता रहा। 1887 में काला कांकर से राजा रामपाल सिंह ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ में उनके संपादकत्व में हिंदुस्तान नाम का एक समाचार पत्र निकाला। ये भी एक उल्लेखनीय पत्र है। इसके अलावा मालवीय जी ने अभ्युदय नाम का एक समाचार पत्रिका निकाली। इस दौर में बाल मुकुंद गुप्त, अमृतलाल चक्रवर्ती, गोपाल राम गहमरी आदि भी इस युग के प्रमुख संपादक और प्रमुख हिंदी के हस्ताक्षर हैं। इन लोगों ने अपने जो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए इसको जो हमारी पत्रकारिता थी उसको हिंदी के उत्थान में समर्पित करते हुए आगे बढ़ाया।
तो हमने आज का जो अंक है इसको यहाँ पर हम समापन करते हैं इसका। ये पूरा जो भारतेंदु युग था और ये उस जो शुरुआती जो हिंदी आई हिंदी पट्टी में हिंदी पत्रकारिता, तो वो हिंदी के उत्थान के लिए एक तरह से कार्यरत रही। तो यहाँ पर इस समापन के बाद हम अगली कड़ी जब हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, तो वो फिर हम हिंदी जब अपनी ओर से पुष्पित पल्लवित और एक तरह से स्थापित हो गई, तो उसके बाद फिर हिंदी पत्रकारिता किस ओर बढ़ती है वो एक बड़ा रोचक विषय है। हिंदी पत्रकारिता फिर आगे बढ़ती है, देश की स्वाधीनता के आंदोलन में अपना योगदान देती है और उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, वो हम अगले अंक में आपको बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के अंक को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आपको ये प्रस्तुति हमारी उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी इसको हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो इसी बात के साथ आज के अंक को समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।